Hello everyone, welcome in my channel New Study Premium. This is Sakshi Deep. Today we are going to start again a new topic of class 9. So chapter is force and laws of motion. That is very important chapter in physics. So let's start with Newton's second law of motion. पिछले वीडियो तक हम लोगों ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तक कवर करा था. आज देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है. So first of all, a statement is here. The rate of change of momentum is directly proportional to the force acting on a body. मतलब क्या कि जो मोमेंटम चेंज हो रहा है ना, जो मोमेंटम चेंज हो रहा है उसकी जो रेट है, मतलब पर यूनिट टाइम के हिसाब से जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो फोर्स के जो वो बॉडी पर अप्लाई हो रहा है. इतना तो क्लियर है. नीचे में भी वही लिखा हुआ है कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम. यहाँ पे पर यूनिट टाइम है और यहाँ पर रेट है. ठीक है, तो रेट मतलब यही होता है पर यूनिट टाइम. कोई भी क्वांटिटी पर यूनिट टाइम के हिसाब से जा रही है, चेंज कर रही है, यही होता है रेट का मतलब यहाँ पे. ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी. पी को हम लोग इस तरीके से मतलब मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी से. तो पी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के जो हो रहा है बॉडी पर अप्लाई. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ करेगी. एक क्वांटिटी डिक्रीज़ कर रही है तो दूसरी भी डिक्रीज़ करेगी. इसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एक होता है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो उसको भी देखेंगे. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, जैसे हमने अभी आपको बोला कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी. तो अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की मैं आपको बताऊं तो अगर पी इंक्रीज़ कर रहा है तो यहाँ पे जो एफ होगा ना वो डिक्रीज़ करेगा. ये अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो ये इंक्रीज़ करेगा. मतलब एक में इंक्रीज़ आएगी तो दूसरे में डिक्रीज़ आएगी. ये होता है हमारा डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. पर हम अभी बात कर रहे हैं किसकी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की. मतलब क्या कि जो पी होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के. पी जैसे ही बढ़ेगा फोर्स भी बढ़ जाएगा. सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. एंड चलते हैं नेक्स्ट पर. नेक्स्ट हमारा क्या है, मोमेंटम. सो मोमेंटम क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोसेस्ड बाय अ बॉडी इज नोन एज मोमेंटम ऑफ द बॉडी. द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोसेस्ड बाय अ बॉडी इज नोन एज मोमेंटम ऑफ अ बॉडी. मतलब क्या कि जो मोशन है ना, जो क्वांटिटी की मोशन है बॉडी के द्वारा जो प्रोसेस की जा रही है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मोमेंटम. मोमेंटम को हम लोग ये स्टैंडर्ड आपका डिफिनेशन हो गया, आप इसे यूज़ कर सकते हो मोमेंटम में. और जो इसकी बेसिक डिफिनेशन होती है जो हर कोई जानता है कि हाँ मोमेंटम मतलब ना जनरली मास इनटू वेलोसिटी ही होती है. मतलब मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. इससे एक फॉर्मूला भी आता है ना कि मोमेंटम, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ दे कि मोमेंटम बताओ भाई, एक ऑब्जेक्ट जो है वो जा रही है, मतलब ऑब्जेक्ट की मास है 2 kg और वो जा रहा है किससे, 5 मीटर पर सेकेंड से. तो ये हमारा वेलोसिटी हो गया और ये हमारा हो गया मास. तो मोमेंटम पूछ रहा है ना, तो मोमेंटम में क्या था, मास इंटू वेलोसिटी. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू करेंगे. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा ये आ जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड. ओके, 10 kg मीटर पर सेकेंड. सो इतना तक आपको क्लियर होगा आई होप कि मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी. ये जनरल वे में एक फॉर्मूला भी आता है कि हाँ मोमेंटम मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी. कोई ऑब्जेक्ट की मास को उसकी वेलोसिटी से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या निकलेगा, मोमेंटम. फिर हमारा नेक्स्ट, मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, आइए देखते हैं. सो व्हाट इज़ वेक्टर क्वांटिटी. जनरली ना वेक्टर क्वांटिटी जो होती है, दोज क्वांटिटी दैट पोजेसेस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट क्वांटिटी इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी. एग्जाम्पल में हमारा है फोर्स, एक्सिलरेशन, वेलोसिटी एक्सेट्रा. सो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि वैसी क्वांटिटी जो पोजेस करती है मैग्नीट्यूड को भी और डायरेक्शन को भी. मतलब अब हम एग्जांपल्स अगर हम इसको समझे ना, जैसे फोर्स को आप ही ले लो, तो फोर्स में तो हर चीज़ में देखो मैग्नीट्यूड होता ही है, चाहे वो स्केलर क्वांटिटी हो कोई भी क्वांटिटी हो, मैग्नीट्यूड सब में होता है. पर अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन जो है ना वेक्टर क्वांटिटी में होता है, स्केलर में नहीं होता है. स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता है. तो यहाँ पे हम जैसे कि बात करें फोर्स की, तो हम कहते हैं ना कि फोर्स अप्लाई हो रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, फोर्स अप्लाई हो रहा है ईस्ट डायरेक्शन में. ठीक है, तो उस सेंस में हमारा डायरेक्शन आता है ना. तो
इस तरह की क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, जो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों को कैरी आउट कर रहा होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब चलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी पे। सो व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? दोज क्वांटिटी दैट पोजेस ओनली मैग्नीट्यूड एंड नॉट द डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ क्या होगी, तो होगी सिर्फ मैग्नीट्यूड। दैट क्वांटिटी इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। तो वैसी क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल में है मास, डिस्टेंस, टाइम, etc। सो मास की अगर हम बात करें, तो अगर आप कोई भी शॉप पर जाते हो तो आप कहते होगे कि हमें ये सामान दे दो, तो आप ऐसे थोड़ी कहते होगे कि हाँ भाई आप मुझे ईस्टवर्ड डायरेक्शन में ये सामान दे दो, ऐसा नहीं कहते हो ना। मास जितनी भी है उस ऑब्जेक्ट की, आप सीधे उसे ले लेते हो। आप ऐसा थोड़ी कहते हो कि हाँ मेरे थैले में इसे ईस्टवर्ड डायरेक्शन में दो, नॉर्थ डायरेक्शन में दो, ऐसा नहीं ना कहते। क्योंकि मास जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। टाइम में क्या डायरेक्शन होता है, टाइम की अगर हम बात करें, तो क्या टाइम में डायरेक्शन होता है? ऐसा हम कह रहे होते कि हाँ 2 बज गए, तो 2 बज रहे कैसे, 2 बज रहे ईस्ट डायरेक्शन में 2 बज रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि टाइम जो है वो भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये एग्जाम से पूछे जाते हैं कि टाइम इज़ विच टाइप ऑफ क्वांटिटी, तो आप कह सकते हो स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं SI यूनिट, मोमेंटम की SI यूनिट की। तो जैसा कि हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था एक क्वेश्चन में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट की मास जो है 2 kg है और उसकी जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो हमारा क्या आंसर आया था, वो था हमारा 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे भी देखो kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। तो हमें सिंपली क्या पता चल गया कि मोमेंटम की जो SI यूनिट है, ठीक है, वो क्या हमारा 10 kg मीटर पर सेकेंड। अब सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस मतलब क्या होता है, सीजीएस मतलब होता है, सी मतलब होता है जनरली सेंटीमीटर, ठीक है, और जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकेंड। तो क्या मतलब, अगर SI यूनिट में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मीटर में है तो उसे हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे सीजीएस यूनिट में। अगर कोई ऑब्जेक्ट मतलब जा रहा है SI यूनिट में, मतलब उसकी अगर मास केजी में है, तो सीजीएस यूनिट में हम उसे कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। ठीक है, तो वही है CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट ऑफ मोमेंटम की बात करें तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। अभी अभी मैंने क्या बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट केजी में है, सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है तो उसे हम ग्राम में लाते हैं। तो अगर 10 kg मीटर पर सेकेंड है, अगर इसे हम सीजीएस यूनिट में लिखें तो क्या आएगा हमारा 10 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, सेंटीमीटर पर, क्योंकि मीटर का तो सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसकी यूनिट क्या रही, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि ऐसा यूनिट होती है मोमेंटम की केजी मीटर पर सेकेंड और सीरियस यूनिट होती है ग्राम मीटर पर सेकेंड। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे सेकेंड लॉ की। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, द क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड वाइल कैचिंग द बॉल। मतलब क्या, एक क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है, और वो अपना हाथ नीचे करता है बॉल को कैच करते वक्त। ऐसा क्यों होता है कि वो बॉल को जब कैच करता है तो वो नीचे करता है अपना हाथ, ठीक है, लोअर करता है, अपने हाथ को नीचे झुकाता है। तो एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें तो एक्सप्लेनेशन में यही कह रहा है सिंपली कि इफ़ अ प्लेयर डज नॉट लोअर हिज हैंड, अगर कोई प्लेयर अपना हाथ नीचे नहीं करेगा वाइल कैचिंग द बॉल, बॉल को कैच करते समय, ठीक है, अगर कोई प्लेयर अपना हाथ नीचे नहीं करेगा तो जो टाइम है ना, टाइम टू स्टॉप द बॉल, जो बॉल को रोकने का जो टाइम है वो बहुत ही कम होगा, और इसके कारण क्या होगा, एक लार्ज फोर्स एक्सर्ट होगा और हमारे हाथ को चोट भी लग सकती है। तो लार्ज फोर्स हैज़ बी अप्लाइड टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ द बॉल ज़ीरो और टू चेंज द मोमेंटम ऑफ द बॉल। तो हम इस सेंस में ज़्यादा, जब टाइम कम होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। जैसा कि हमने इस पे बात करी कि मोमेंटम, ये जो फॉर्मूला था, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा था हमारा, इसमें हम देखेंगे अगर, तो हमारा क्या कह रहा था, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने जैसा कि देखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स के। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमें निकल कर आता है कि अगर हम फोर्स निकालना चाहें ना, फोर्स इक्वल्स टू, हम देखें तो होता है फॉर्मूला क्या, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अब आपको पता है ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई इसे 1/, नीचे कुछ लिखा हुआ है, मान लो 2 लिखा हुआ है, तो वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसके वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो टाइम तो नीचे है ना, फोर्स ऊपर है ना, तो मतलब टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मैंने क्या बताया था, अगर एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज करेगी तो दूसरी क्या करेगी, डिक्रीज। तो जब
हमें टाइम कम लग रहा है तो हमें क्या लगेगा, फोर्स। इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था कि जब हम बॉल को कैच करते समय अपना हाथ नीचे नहीं लाएंगे तो जो बॉल रुकेगा बहुत कम समय में, जब कम समय लगेगा तो क्या होगा, फोर्स क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा और इस कारण हमें ज़्यादा ज़ोर से चोट लग सकता है। तो यही कहा जाता है। तो मतलब उसमें कैच करते समय बॉल को मतलब हाथ को नीचे कर लेना चाहिए, यहाँ पे यही कहा गया है। सो अब यही है। और नीचे में लिखा हुआ है व्हेन अ प्लेयर लोअर्स हिज हैंड, और जब प्लेयर अपना हाथ को नीचे कर लेता है तो जो टाइम होता है ना उस बॉल को रोकने का वो बढ़ जाता है। तो जब टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा, फोर्स घटेगा। तो हैंस ऑफ लेस फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड टू काउज द सेम चेंज, और वही चेंज वही सेम चीज़ होने में क्या होगा, फोर्स जो होता है घट जाएगा। तो जो क्रिकेटर होगा, क्रिकेट प्लेयर होगा, उसे चोट नहीं लगेगी। ठीक है, तो वही मोमेंटम ऑफ द बॉल। ये आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट में देखते हैं। मतलब क्या कि अगर आपको बॉल को रोकना है ना, तो मतलब अगर आप कैच कर रहे हो बॉल को, तो मतलब इसका यही एक्सप्लेनेशन में यही मतलब कंक्लूजन निकल कर आया कि अगर आपको बॉल को रोकना है, मतलब बॉल आप तो कैच कर ही रहे हो, तो उसमें आपको है ना अपने हाथ को लोअर कर लेना चाहिए, मतलब नीचे कर लेना चाहिए अपने हाथ को। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो होता है टाइम, वो हमें ज़्यादा हो, टाइम जब ज़्यादा लग जाता है नीचे करते करते हाथ को, जब ज़्यादा लग जाता है बॉल को रोकने का जो टाइम होता है वो जब ज़्यादा हो जाता है तो फोर्स जो होता है ना एक्सर्ट करता है, वो क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, जब फोर्स एक्सर्ट कम हो जाएगा तो हमारे हाथ को चोट भी नहीं लगेगी इस सेंस में। और जब अगर हम अपने हाथ को नीचे नहीं करेंगे तो जो टाइम होगा बहुत ही कम होगा, क्योंकि तुरंत तो रुक ही जाएगा हमारे हाथ में आकर, और उसी झटके के साथ हमें ज़्यादा चोट लग सकता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जब टाइम घटेगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि फोर्स और टाइम यहाँ पे इस फॉर्मूले में क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। न्यूटन्स नॉट, यहाँ पे एक फार्मूला हमारा एक आएगा, मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें हमारा एक फोर्स का फार्मूला भी आएगा। फोर्स का फार्मूला आएगा अगले वीडियो में। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, so thank you for watching. Thank you very much.